स्टार्ट करते हैं विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्या है। इन्वेंट्री इज एन एसेट held for sale in ordinary course of business or in the process of production for such sale or for consumption in production of goods and service। तीनों पॉइंट का मतलब समझेंगे, पर उसके पहले ऊपर में लिखा हुआ है कि इट इज एन एसेट। क्या मतलब? एसेट क्यों बोलोगे आप इसको? इन्वेंट्री एक एसेट कैसे हो सकती है? कल जाके आप सेल करोगे, इसीलिए वो आज आपका एसेट है। देखो, हम लोगों ने कुछ मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक चीज पढ़ा था कि आप जो भी खर्चे करते हो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं और वो उसी पीरियड में दिखना चाहिए। बराबर है? जैसे कि लेबर का खर्चा हुआ। अब लेबर हमारे यहाँ बैठी है, हमने लेबर से कोई काम नहीं करा है सपोज, तो आपके लिए कोई एसेट बना गया। जैसे 8 घंटे लेबर काम करती है, मैंने 4 ही घंटे काम करा है, बचे हुए 4 घंटे हम बाद में यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। आज यूज कर सकते थे, ठीक, नहीं यूज किया तो वो खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या है? एसेट है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, क्योंकि इसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये बेसिकली हो गया पीरियड कॉस्ट। हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक अलग है इन सब खर्चों से कि इससे आप फ्यूचर में भी बेनिफिट ले सकते हो? ये बोलो। वो फिनिश गुड्स होते हैं, वो स्टोर हो सकते हैं। वो स्टोर हो गए, इसका मतलब आप बाद में भी उसको बेच सकते हो। ये एक एडवांटेज है अपने पास एसेट को लेके। पॉइंट क्लियर है यहां तक के? इसीलिए इनको अलग से हम हमारे बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हैं। दिस इज वन पॉइंट। बट दूसरी एक और बात ध्यान में रखो, ये आपके पी एंड एल में क्रेडिट साइड पे भी दिखता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे तो दिखता है, पर पी एंड एल में क्रेडिट साइड पे भी दिखता है। कभी सोचा है क्यों उसे पी एंड एल में क्रेडिट साइड पे दिखाते हो? मैचिंग प्रिंसिपल क्या है इसमें, ये बताओ। जब का खर्चा तब, हाँ तो गुड्स बनाए उसी पीरियड में बेच दिए तो खर्चा उसी पीरियड में दिख रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या लेना देना? क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा? ये नहीं समझा। आप जो बोले वो बात तो सही है, मैंने परचेसेस किया, मैंने लेबर का एक्सपेंस किया, मैंने ओवरहेड्स के खर्चे किए, सब मेरे डेबिट साइड पे दिख रहे हैं। अब उसी के बेसिस पे मैंने सेल कर दिया, तो डेबिट साइड पे खर्चे दिख रहे हैं, उसी पीरियड में सेल दिख रहा है, पर इन्वेंट्री क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहा है? हाँ देखो, आपने जो भी परचेसेस वगैरह किए बराबर, उसके अंदर में आपकी कुछ ऐसी भी चीजों के खर्चे लिखे हुए हैं जो अभी तक बिके नहीं है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो खर्चे वहां नहीं दिखना चाहिए। तो आप वो खर्चों को माइनस करने के लिए क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। समझ में आया? तो वो यही कॉन्सेप्ट को ये स्टैंडर्ड समझा रहा है कि बेसिकली इट इज एन एसेट जिससे आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? अब इन्वेंट्री में क्या क्या आता है वो ये डेफिनेशन कवर कर रहा है। पहली लाइन ने तो एसेट को कवर किया। दूसरा लाइन बताता है सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कुछ चीजें हम ऑर्डिनरीली बेचते रहते हैं, ठीक है? आप अपने कॉपी में हेडिंग दोगे, ये एक एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड है, ऐसा लिख दोगे, और फिर डेफिनेशन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। कुछ चीजें हम बिजनेस में ऑर्डिनरीली खरीदते बेचते हैं, बराबर? यानी जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको हम बोलते हैं। जैसे कि वो स्टेशनरी वाला है, तो ऑर्डिनरीली वो कैलकुलेटर खरीदता बेचता है, पेन खरीदता बेचता है, बराबर है? स्टेशनरी के पेपर वगैरह खरीदता बेचता है, ठीक है? अब आप हमारी बात करोगे तो वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स, हम इसमें नहीं आएंगे। बट सपोज करो कि हमारे यहाँ जो नोट्स है वो हम लोग स्टूडेंट्स को सेल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो ऑर्डिनरली हम लोग खरीदते बेचते हैं, बराबर है? एक पेट्रोल पंप के लिए क्या बोलोगे? क्या वो लोग ऑर्डिनरली खरीदते बेचते हैं? पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे लुब्रिकेंट ऑयल्स भी होते हैं उन लोगों के पास, वो भी वो लोग खरीदते बेचते हैं। तो ये सब के सब उनके लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, लेट्स से किसी ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये लोग ऑर्डिनरली क्या खरीदते नहीं बोलना चाहिए, बेचते हैं?
फूड आइटम्स जो भी वो लोग बनाते हैं, सर्व करते हैं, वो पूरे के पूरे बेचते हैं, बराबर है। इन्हें बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दीज आर रूटीन एक्टिविटीज। रूटीन एक्टिविटीज को हम लोग इन्वेंट्री में क्लासिफाई करते हैं। मुझे बताओ, कोई भी बिजनेस कुछ चीजें ऑर्डिनरीली खरीदता बेचता नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई कार है, मैं वो बेच रहा हूं, तो क्या मैं रूटीन कोर्स में बेचता रहता हूं? नहीं। क्या उसे भी मैं इन्वेंट्री बोलूं? नहीं, उसे इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे। क्लियर है यहां तक के? इसलिए वहां पे बोला गया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां तक के समझ में आया? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जब कोई फिनिश गुड्स बनाना है तो कुछ वेस्टेज भी तो निकलता होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोग ये जो टेबल बेंच के ऊपर लिख रहे हो, ये टेबल बेंच एक प्लाई का एक शीट आया था बड़ा, उससे बना था। अब प्लाई का शीट आया था, सपोज करो 4x8 के साइज का, ठीक है, और 3x3 का एक एक टेबल बनना था। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज 4, दिस इज 8, और मैं बोल रहा हूं कि 3x3 की शीट बननी थी, 3x3 लेट से। तो अब ये पार्ट को हम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर पाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप। क्या ये बिक सकता है? बिक सकता है। कोई ऐसा बंदा जिसको छोटे मोटे आइटम्स बनाने हैं अप्लाई के, वही आपके पास से खरीद के लेके चले जाएगा। जैसे अपने घर के अंदर में रद्दी रहती है न्यूज़पेपर का, लोग खरीदते हैं, वैसे ही होता है ये भी। तो ये आपके बिजनेस में ऑर्डिनरीली प्रोड्यूस होता रहता है कि ये ऑर्डिनरीली प्रोड्यूस नहीं होता? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रोड्यूस हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। देखा जाए तो ये ऑर्डिनरी है। मैं कितना भी कर दूं, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता। ये मेरी गलती नहीं थी, ऐसा मैं कुछ कर नहीं सकता चेंज करके कि मैं इसको अवॉइड कर सकूं। ये निकलेगा ही, इसके मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं जब भी बिजनेस करता हूं, ये एक चीज साथ में प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप लोग साइंस पढ़े थे जब स्कूल के टाइम पे, अगर याद होगा, तो आपको एक वो डिस्टिलेशन का पाइप बनवाते थे। देखो ये ऐसा एक पाइप आता था, और यहाँ कुछ तो भी प्रोसेस रहता था, यहाँ से ऑयल आता था, और यहाँ पे एक बर्निंग सेंटर रहता था जिसमें ऑयल को बर्न किया जाता था, इवेपोरेट किया जाता था, और अलग अलग लेवल पे पाइप्स रहते थे हाइट पे। वो बोलते थे लोअर लेवल पाइप से पेट्रोल निकलेगा, हायर लेवल पाइप से डीजल निकलेगा। यानी इवेपोरेट कर दिया आपने, और ऊपर के एक एक को जैसे जैसे कंडेंस हो रहा है, ऊपर जा जाके एक एक ऑयल निकलते जा रहा है। बराबर है? समझ में आया? और भी अदर लुब्रिकेंट्स थे जो एक एक करके निकलते रहते थे। मुझे बताओ, मैं सिर्फ पेट्रोल बनाना चाहता हूं, मुझे डीजल नहीं चाहिए, क्या मैं अवॉइड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही निकलेगा, वेदर आई वांट दैट प्रोडक्ट और नॉट। अब वो प्रोडक्ट मेरे लिए मेन प्रोडक्ट है या वो मेरे लिए स्क्रैप है, इट डजंट मैटर, वो निकलेगा ही। मतलब दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है यहां तक क्या? तो ऐसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर निकलने वाले स्क्रैप को अगर आप बेचते हो, तो क्या वो इन्वेंट्री है? नहीं। क्यों? हाँ, जब आपने परचेज किया था, हमने स्क्रैप के लिए पैसा नहीं दिया था। इट इज लाइक सेइंग कि जैसे आप अमूल कूल पियो कभी, तो अमूल कूल जब आप लेने जाते हो, उसको बोलो वो कितना 10 रुपए का बॉटल आता है, तो 10 रुपए का बॉटल लिया, उसको बोलना बिना बॉटल के दे दे, देगा क्या वो नहीं देगा। वो बोलेगा सर बॉटल तो आएगा ही आएगा, आपको लेना ही पड़ेगा। पर अपन बॉटल के लिए पैसा दे रहे हैं क्या? पॉइंट है, अपन बॉटल के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के? अब वो बोल रहे हैं कि ये जो चीज है ये हम साथ में दे ही रहे हैं। अब आप वहां पे जैसे अमूल कूल पियोगे, आप अपने साथ बॉटल घर थोड़ी लेके चल जाते, आप वहीं छोड़ देते हो, उसके लिए वो बॉटल स्क्रैप हो गया ना। पॉइंट समझ में आया? क्या वो उसके लिए इन्वेंट्री है या नहीं, सवाल अपना ही है। आपने बोला सर अपन ने उसे पैसे थोड़ी दिए, तो वो इन्वेंट्री थोड़ी हुई। मुझे बताओ, एसेट में कहीं भी ऐसा लिखा है एसेट के डेफिनेशन में कि हर वो चीज जिसका आप पैसा देते हो वो आपका एसेट होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक जो टू व्हीलर है, अभी आप लोगों ने तो अपने पैसों से नहीं खरीदा, आपके मम्मी पापा ने खरीद के दिया, आप चला रहे हो, आपका एसेट है कि मम्मी पापा का एसेट है? कंट्रोल कौन कर रहा है? फिर जिसको फायदा मिलता है उसका एसेट होता है या जो खरीदता है उसका एसेट होता है? अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, आपने एक क्लास वास खत्म हुई, उसके बाद में मेरे को अपना टू व्हीलर दे दिया, बोला सर आप रखो, बोले हम पास हो गए, बोले आप रखो। अब वो टू व्हीलर को मैं चला रहा हूं, वो एसेट किसका है, आपका कि मेरा? कैसे? कंट्रोल तो मैं कर रहा हूं। वापस ले लोगे क्या मेरे से? नहीं, अब तो मैं दूंगा नहीं, अब तो मैं लौटाऊंगा नहीं। कौन पैसा देता है उसका एसेट होता है या जिसको फायदा मिलता है उसका एसेट होता है? जिसका फायदा होता है, सिंपल सी बात है।
तो हमेशा एसेट का डेफिनेशन ही वो है ना जिसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, जो इसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल पैसा देने से आता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, पैसा कोई भी दे सकता है, कंट्रोल जो करता है एसेट उसका होता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक है? स्क्रैप से आपको फ्यूचर में बेनिफिट है या नहीं? स्क्रैप पे आपका कंट्रोल है या नहीं? नहीं, किसका कंट्रोल है? अरे बन तो चुका है, मैं बनने के बाद की बात कर रहा हूं। बना दिए ना स्क्रैप, अब क्या बना करोगे? और पड़ा है स्क्रैप मेरे पास, कोई भी आएगा उठा के लेके चल जाएगा क्या? नहीं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कोई उठा के नहीं लेके जा सकता। जैसे हमारे यहाँ पे बुक्स वगैरह प्रिंट होती है, अभी आप लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, तो इनकम टैक्स में तो फाइनेंस एक्ट बदल जाता है। अब पुरानी बुक्स पढ़ी है, ऐसी कोई भी आके उठा के लेके चल जाएगा क्या? नहीं, कंट्रोल मेरा है ना। मेरे लिए स्क्रैप है क्या वो? नहीं, स्क्रैप नहीं है मेरे लिए। हाँ हाँ, अभी क्या है, स्क्रैप है ना, कंट्रोल मेरा है ना। बताओ मेरे को उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है या नहीं है? है ना, कुछ तो मिलेगा ना, रद्दी के भाव मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। देखो वेस्ट और स्क्रैप में एक फर्क होता है, वेस्ट बिक नहीं सकता, स्क्रैप बिक सकता है। क्लियर है यहां तक के? क्या वो मेरे लिए इन्वेंट्री है? सोच के देखो, सिर्फ वो डेफिनेशन के बेसिस पे, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हर वो चीज जो आप ऑर्डिनरीली अपने पास रखते हो और वो बिक सकती है, ऑर्डिनरीली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली नहीं कि कभी कभी निकल गया और अपन ने बेच दिया। कभी कभी नहीं, ये रूटीन एक्टिविटी है, ये निकलता रहता है और हम बेचते रहते हैं, तो इनको इन्वेंट्री बोलते हैं। दिस डेफिनेशन ऑल्सो कवर्स स्क्रैप। क्लियर है? बड़ी डेफिनेशन का सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। ठीक है, कार कैसे बनती है कभी देखा है? नहीं देखा? अच्छा सोच के देखो कार कैसे बनती होगी। ऐसा मतलब, कार यानी, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल रहा, मैं असेंबली बोल रहा हूं, फर्क समझता है? एक कार के पूरे पार्ट्स आपके पास पड़े हैं, आप कार बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे? सोच के देखो, कार के सारे पार्ट्स पड़े हैं, सीट पड़ी है, स्टील के उसके दरवाजे, नीचे का बेस, टायर, लाइट्स, सब पड़ा है आपके पास, आपको कार बनाना है, कैसे बनाओगे? पहले तो नीचे का पार्ट लोगे, उस पर टायर लगा दोगे, शुरुआत तो नीचे से ही करोगे। फिर उसके बाद में एक्चुअली शुरुआत नीचे से नहीं होती है, अब वो असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट है, वो अपन बाद में देखेंगे, पर लॉजिकली अपन सोचे तो नीचे से शुरुआत होगी। पहले बेस बना दिया, टायर लगा दिए, फिर सीट लगा दी, एक एक पार्ट लगाते चल जाओगे ना। अच्छा ये कौन करता है? जैसे मारुति है, मारुति, टाटा की बात करते हैं, टाटा कंपनी के अंदर में रतन टाटा इज द ओनर, वो खुद करता है क्या? नहीं, कौन करता है, किससे करवाता है? एम्प्लॉइज से, रादर लेबर से। ठीक है ना, लेबर और एम्प्लॉइज में फर्क होता है, व्हाइट कॉलर्ड एंड देयर आर लेबर्स। अब ये लेबर है, ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा लेबर को आप कैसे काम देते हो? आप ऐसा बोलते हो कि जब तक पूरा इतने कार तुमको बनाना है, जब तक कार नहीं बनेगी तुम घर नहीं जा सकते, ऐसा रहता क्या? नहीं, कैसा रहता उनका काम? टाइम पीरियड रहता। आपने उसको बोला देख भाई तेरा टाइम फिक्स है, तू 8 बजे आएगा, 8 PM को जाएगा, बीच में मैं तेरे को लंच ब्रेक वगैरह दे दूंगा, तेरे को टोटल 10 आवर्स काम करना है। लेट से कि एक कार बनाने को 3 घंटे लगते होंगे, अज्यूम, तो सपोज करो कि बीच में 1 से 2 ब्रेक है, तो 8 बजे उसने पहली कार का काम शुरू किया, कितने बजे पहली कार का काम खत्म हुआ बोलो? 11 बजे पहला कार का काम खत्म हो गया। 11 बजे उसने दूसरे कार का काम शुरू कर दिया, कितने बजे खत्म होना चाहिए? आइडियली 2 बजे, पर 1 बजे तो लंच ब्रेक हो गया, तो क्या करेगा? वैसे ही छोड़ के चल जाएगा, आधा छोड़ के चला गया, अभी ब्रेक के बाद वापस आया, 2 बजे ब्रेक खत्म हुई, अब काम शुरू किया, कितने बजे काम खत्म होगा? 3 बजे काम खत्म हो गया। 3 बजे उसने तीसरी कार का काम शुरू किया, कितने बजे खत्म हुआ? 6 बजे। 6 बजे उसने चौथी कार का काम शुरू किया कि नहीं किया? करना ही पड़ेगा, अपन उसको खाली थोड़ी बिठा के रखेंगे, बोलेंगे भी काम शुरू कर। उसका काम खत्म हुआ क्या आज का? नहीं, 6 बजे तक के उसने 66 यानी 2/3 कार बना दी। अब आप उसको बोलो कि भाई 1/3 ही काम बचा है, करके चले जा, करेगा क्या? नहीं करेगा। वो बोलेगा सर ओवर टाइम का पैसा दो, देते हो तो ठीक, नहीं देते हो तो मैं नहीं करूंगा। आपकी गाड़ी तो आधी कंप्लीट होके चलेगी। अब सपोज करो ये 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर का एंड, और अगला दिन है 1 अप्रैल, मतलब मुझे 31 मार्च को इन्वेंट्री दिखाना है। फिनिश गुड्स जो मेरे पास पड़े हैं कार, वो मेरे को पता है, रॉ मटेरियल में मेरे पास स्टील पड़ा है, दूसरे बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हैं, सब मेरे को पता है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आधी कंप्लीटेड है, ऐसी 2/3 कंप्लीटेड है, इसका वैल्यूएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के देखो क्यों, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्यों?
उसमें जो भी आप इन्वेंट्री लगा रहे हो वो तो रॉ मटेरियल में पड़ी है, और रॉ मटेरियल का तो मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर ही रहा हूँ, तो मुझे वो WIP के वैल्यूएशन की जरूरत क्या है? मतलब स्टॉक तो मैं वैसे भी दिखा रहा हूँ ना, आप जिसको वर्क इन प्रोग्रेस बोल रहे हो कि भाई 2/3 ही कंप्लीट हुआ है, नहीं दिखाता। उसमें लगने वाला मटेरियल वैसे भी मेरी इन्वेंट्री है, वो तो मैं दिखाऊंगा ही, वो दिखा रहा हूं। जो फिनिश कार्स है वो तो दिखा ही रहा हूं, WIP क्यों दिखाऊं? हाँ देखो, उसमें सिर्फ मटेरियल नहीं लगा, उसमें दूसरे खर्चे भी लगे। और फिनिश गुड्स कभी भी सिर्फ रॉ मटेरियल से नहीं होता है, ओवरहेड्स होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं उसके अंदर, तो वो खर्चों का भी तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और वो जब हम पूरा फिनिश कर देंगे तो बेच देंगे ऑर्डिनरी कोर्स में, मतलब बना ही इसीलिए रहे हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स में बेचना है। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए उनको भी अपन इन्वेंट्री बोलते हैं। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? तो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली टॉक्स अबाउट WIP विच इज इन द प्रोसेस। अब ध्यान में रखो, हम जो भी लिख रहे हैं ना ये कंपलसरी है, ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा। सबसे लास्ट पॉइंट है फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी देखो इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था, अब इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। जैसे सपोज करो कि मैंने एक टैबलेट खरीदा, टैबलेट, ठीक है, ये जैसा अब टैबलेट है वैसा एक मैंने एप्पल का टैबलेट खरीदा, एप्पल का टैबलेट लेके आया, एप्पल का टैबलेट मैंने मेरे पूरे सिस्टम में लगाया। अब पता नहीं क्यों वो मेरे को नहीं जमा, अपने को एंड्रॉइड की आदत है, अपने को नहीं जमा iOS का टैबलेट, तो अब वैसा का वैसा अनयूज्ड है वो, तो लगा के देखा नहीं जम रहा है, तो वापस से पैक करके रख दिया। मैंने खरीदा था लेट से 50,000 रुपए में। अभी अगर मैं आपको बोलूं, आपको भी टैबलेट लेना था लेट से, तो मैंने आपको बोला यार ये मैंने टैबलेट लिया है, तुम ले लो, 50,000 रुपए का मैंने खरीदा था, तुम खरीद लो, लोगे क्या 50,000 रुपए में? नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? मेरा भी तो अनयूज्ड है। मार्केट से आप लेने जाओगे अनयूज्ड मिलेगा, एप्पल के शोरूम में जाओ अनयूज्ड मिलेगा, मेरा भी अनयूज्ड है, वहां से भी बिल मिलेगा, मेरे से भी बिल मिलेगा, क्यों नहीं खरीदोगे मुझसे 50,000 में? बस पॉइंट ये है कि मैं मार्केट नहीं हूँ, वही का वही नहीं है, मेरे को मार्केट में जब मिल सकता है, कोई सेलर के पास से मिल सकता है, तो मैं वहां से क्यों ना खरीदूं, मुझसे क्यों खरीदोगे? उस पॉइंट से सोचो कि टाटा कंपनी जब कार बना रही है, तो कार बनाते समय टाटा को बहुत सारे पार्ट्स लग रहे हैं। अब स्टील भी वो खुद बनाते हैं, तो मैं इसीलिए स्टील पार्ट्स की बात नहीं करूंगा, मैं सीट की बात करूंगा, कि उन्होंने सीट्स खरीदे, पर उनको लगा कि नहीं यार इतनी मार्केट में कार्स की डिमांड नहीं है, तो अब सीट एक्स्ट्रा पड़ी है, तो वो सीट वो मारुति वालों को जाके बोल रहे हैं भाई मारुति वालों तुम हमसे ये सीट्स खरीद लो, तुम वैसे भी मार्केट में जाके सीट खरीदोगे, हमसे खरीद लो। तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस पे वो लोग सीट खरीदेंगे क्या? नहीं। वाई? बिकॉज टाटा इज नॉट द मार्केट ऑफ दीज सीट्स। पॉइंट समझ में आया? आप कभी भी मार्केट में जो उसका सेलर होता है ना उससे खरीदते हो, वी आर नॉट सेलर्स। पॉइंट समझा? कोई भी बंदा रॉ मटेरियल में डील नहीं करता, डील करता है फिनिश गुड्स में। सो रॉ मटेरियल इज नॉट हेल्ड फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वर्डिंग समझ में आया? यहां पे हमें यह बात का ध्यान रखना है कि अब वो इन्वेंट्री कैसे बने, इसीलिए उन्होंने थर्ड पॉइंट डाला कि हर वो चीज जो फिनिश गुड्स में कंज्यूम होने वाली है, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, हेल्ड फॉर कंजम्पशन। पॉइंट क्लियर है यहां तक के? तो इसमें रॉ मटेरियल आते हैं, और इसमें कुछ ऐसी भी चीजें आती है जो एंड में वैनिश हो जाती है, फाइनल प्रोडक्ट में दिखती नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोल, आप खरीदोगे मेल्टिंग प्रोसेस के लिए, बाद में जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें तो कोल दिखेगा ही नहीं कहीं पे भी। पॉइंट समझा? तो ये सब के सब यहां पे आ गए। So we are talking about over here as raw material and tools and supplies. They are purely held for consumption in production of goods and services. समझ गए? तो ये हमारा पूरा का पूरा इसका डेफिनेशन बनता है। आगे पढ़ो उसमें, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज and consumables other than machinery spares, servicing equipment, standby equipment meeting the definition of PPE। हर वो चीज जो PPE के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है वो वहां पे जाएगी, बाकी सब यहां पे आएंगे। तो अभी हम PPE का डेफिनेशन नहीं जानते, वो AS10 में जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE। तो इसीलिए वो वाले पार्ट के ऊपर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा, पर ऊपर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज, ये वाले पॉइंट के ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। देखो अभी ये जो टेबल बेंचेस यहाँ पे पड़े हैं, ये टेबल बेंचेस हमारे लिए एजुकेशन ट्री के लिए क्या होंगे, क्या बोलोगे?
एसेट्स है, ये इन्वेंट्री नहीं है हमारे लिए। पर हमने ये जिस बंदे से खरीदा उसके लिए क्या थे, उसके लिए ये इन्वेंट्री थे। यहाँ तक के समझा। अब देखो इन सब में पता है क्या, स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं और थोड़ा बहुत फेविकॉल वगैरह का भी काम रहता है। अब क्या होता है, कभी कभी इसके स्क्रू लूज हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टूल किट रखते हैं हमारे पास हमेशा, कि वो लूज हो गया तो भाई टाइट कर देंगे। समझ में आया। अब ये टूल किट मेरे लिए, मैं इसमें बेचने नहीं वाला, मैं उससे कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं करूंगा, ये टूल किट मेरे लिए इन्वेंट्री होगी या नहीं होगी, सोच के देखो। मेरे लिए, सुमित सारडा के लिए नहीं होगी। क्यों? फ्यूचर में उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिलेगा, मेरे को बताओ। हाँ, ये मैं यूज किसके अगेंस्ट कर रहा हूं, मेरे पीपीई के अगेंस्ट कर रहा हूं। ये टेबल बेंचेस मेरे लिए फिक्स एसेट है, सो टूल्स यूज्ड फॉर फिक्स एसेट्स आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी फिक्स एसेट्स। सिंपल कहानी है। बट अब यही पॉइंट आप उस बंदे की बात करो जिससे मैंने ये टेबल बेंचेस खरीदे हैं, क्या उसको उस टूल्स का बेनिफिट फिक्स एसेट के अगेंस्ट मिल रहा है क्या? नहीं, उसको किसके अगेंस्ट मिल रहा है, इन्वेंट्री। सो एनी टूल विच इज हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन इन्वेंट्री और टू फॉर यूज इन इन्वेंट्री इज ऑल्सो इन्वेंट्री। भले आपको लगेगा सर इसका बेनिफिट तो हमको लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, अरे बात सही है, बट वो पीपीई के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम बाद में देखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो चीजें होती है जो मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होती है। यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हो रहा है, वो टूल किट सिर्फ उसके मेंटेनेंस के लिए, इन्वेंट्री के मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसी चीजों को भी इन्वेंट्री बोला जाता है। वही वहां पे लिखा है मेंटेनेंस सप्लाईज। बराबर समझ गए यहाँ तक क्या? तो वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसलिए लिखा दिया वहां पे, टूल्स एंड सप्लाईज। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज। There are certain exclusions from the definition of AS2. अब उसके आगे लिखो exclusions. WIP under construction contracts. कहीं पे भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है क्या आपने? मुझे बताओ, जो जमीन का ओनर होता है क्या वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी वही करता है? नहीं, कंस्ट्रक्ट किससे करवाता है, कॉन्ट्रैक्टर से। यानी वो बंदा जनरली ये सब लेबर वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वो क्या करता है कि मैं एक बंदा ढूंढूंगा जो ये पूरी बिल्डिंग बनाएगा, मैं ध्यान दूंगा सिर्फ इसके सेल के ऊपर और इसके कंप्लायंस के ऊपर। ठीक है। सो देयर इज अ पर्सन हु इज अ बिल्डर, और ये बिल्डर ने ये पूरा का पूरा काम देके रखा है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, यहां तक क्या? अब ये बिल्डर क्या करता है, ये बिल्डर बनाता है फ्लैट्स। अब दो सिनेरियो है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर ये फिनिश गुड्स है। हमको दो पॉइंट से सोचना है। अब जब तक कि ये फ्लैट्स बन रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो फ्लैट्स है ये ऑर्डिनरीली बेचने वाला है वो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बेचेगा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये फ्लैट्स को बेचता है कि नहीं बेचता है? बेचता है, क्योंकि यही उसका बिजनेस है। समझ में आया? यानी फ्लैट कहीं ना कहीं उसकी इन्वेंट्री है। पर हमने एक्सक्लूजन में डाल दिया इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट को समझना जरूरी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर वो फ्लैट का ओनर होता है क्या? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर उस फ्लैट का कोई कंट्रोल होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। यानी उसके लिए तो ये इन्वेंट्री है ही नहीं। पॉइंट समझा? अब वो बंदा अपनी अकाउंटिंग कैसे करे, इसलिए लिए गाइडेंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में भी आप बहुत कम पढ़ोगे। आप कॉस्टिंग में एक चैप्टर होगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां पढ़ोगे आप डिटेल में इसके बारे में। ठीक है। जब मैं यहां फ्लैट की बात करता हूं बिल्डर की, तो जब तक कि ये फ्लैट बन रहा है, अब फ्लैट ऐसा नहीं होता कि एक एक करके बनता है। सोचो 6 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, तो ये पूरे फ्लैट्स एक साथ बनेंगे। फर्स्ट फ्लोर रेडी हुआ, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। अब सारे फ्लोर रेडी होने के बाद में हर फ्लोर के ऊपर दीवार का काम होगा, फिर पूरा दीवार का काम होने के बाद हर फ्लोर का फर्नीचर का काम होगा, हर फ्लोर का प्लम्बिंग का काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे पहले फर्स्ट फ्लोर रेडी कर दे फिर सेकंड फ्लोर पे दिमाग लगाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। पूरा लेआउट एक साथ ही डाला जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो आपका जब फ्लैट रेडी होता है तो एग्जैक्टली कौन से फ्लैट कितना % काम हुआ है, क्या हुआ है, हम नहीं बता सकते। तो इन्वेंट्री का मेजरमेंट यहां पे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने बोला आप इन्वेंट्री करके इसको मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल फ्लैट वाइज आप नहीं बता पाओगे कि ये 10 फ्लैट्स है और हर फ्लैट की वैल्यू कितनी है। आप टोटलिटी में बता सकते हो पर इंडिविजुअली नहीं बता सकते। दूसरी बात, बिल्डर के केस में भी ऐसा नहीं होता कि पूरा फ्लैट रेडी हो गया उसके बाद वो बेचता है।
आज किसी ने गड्ढा खोदा, आप जाओ मेरे को फ्लैट खरीदना, वो बोलेगा ठीक है इतना मेरे को एडवांस दे दो, एक एग्रीमेंट टू सेल कर लेगा आपके साथ और बोलेगा जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा ना वैसे वैसे आप पैसे देते रहना। यानी बिल्डर भी एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर जैसा है, पर जब तक आप उसको 100% पैसा नहीं दे देते ना, कंट्रोल उसी के पास है उसका। तो बहुत अजीब सिनेरियो है कि हम WIP का पैसा ले चुके हैं और वो पैसे को हम एडवांसेस दिखा रहे हैं, और वो WIP को मैं मेरे बुक्स में इन्वेंट्री दिखा रहा हूं। तो ये बड़ा अजीब सिनेरियो है कि मतलब मैं पैसा भी लेते जा रहा हूं और चीज बनाते भी जा रहा हूं। सो दैट इज वाई दे सेड कि देखो आपका इस पे कंट्रोल है भी और नहीं भी। मतलब अब सामने वाला जब तक अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करता तब तक फ्लैट उसका है, आप किसी और को नहीं बेच सकते। और वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा ऐसा जरूरी नहीं, और आप उससे पैसे भी लेते जा रहे हो, मतलब आप हर पॉइंट पे अपना हक बेचते जा रहे हो। यू आर एज गुड एज अ कॉन्ट्रैक्टर बट नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर। तो उनको बोला ठीक है तुम इस इन्वेंट्री का मेजरमेंट अभी मत करो, इस पॉइंट पे करो ही मत। इस पॉइंट पे आप क्या दिखाओगे, आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे हो वो आप दिखाओगे एडवांसेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी जब तक WIP है तब तक पे आप दिखाओगे एडवांसेस टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और एडवांस क्यों दिखाओगे, क्योंकि AS7 या आप जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ोगे तो वहां पे यही दिया हुआ रहता है कि बिल्डर से जो पैसा मिला है वो उसको दिखाता है एडवांसेस रिसीव फ्रॉम बिल्डर। इसीलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट में लाने के लिए यहाँ पे भी हम लोग एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी एडवांस दिखा रहे हैं इसलिए हम भी एडवांस दिखा रहे हैं। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, बस इन्वेंट्री तो नहीं दिखा सकते तो क्या करोगे। अब ये AS2 नहीं बोलता कि आप एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर दिखाओ, ये ध्यान में रखो, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसी अकाउंटिंग होती है। AS2 तो बोलता है ये हमारे स्कोप में ही नहीं है, हमारा गाइडेंस यूज ही मत करो इसके लिए, समझ गए। अब जैसे ही ये WIP कंप्लीट हो जाएगा दो चीजें होगी, या तो सामने वाला बंदा जिसने आपके फ्लैट की बुकिंग ली अपने साथ लेके चल जाएगा, या फिर ये फ्लैट बिका ही नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया। अगर वो बंदा लेके चला गया तो आपकी इन्वेंट्री है ही नहीं, कंट्रोल जा चुका है। पर अगर किसी ने अभी तक खरीदा ही नहीं है तो कंट्रोल आपका है, और अब ये फ्लैट पूरे तरीके से रेडी है, और अब आपको पता है इस फ्लैट के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, अब सब कुछ पता है, रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे ही आपकी इन्वेंट्री है अंडर AS2। AS2 ने क्या बोला, WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सक्लूडेड। जब तक वो वर्क इन प्रोग्रेस है हम इसको हमारे बुक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, पर जैसे ही ये कंप्लीट हो गया उसके बाद में AS2 के कवरेज में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक के। सेल वाली कहानी के ऊपर अभी मत आओ, अभी सिर्फ इन्वेंट्री का डेफिनेशन समझो, क्योंकि देखो क्या हो जाएगा इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएगी। इसके लिए एक स्पेशल गाइडेंस दिया है बिल्डर को, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, उसके बेसिस पे सेल बुक होता है। ठीक है, AS7 पढ़ेंगे तब और बताऊंगा मैं आपको सेल कैसे बुक होता है। ठीक है, समझे यहां तक, ये एग्जांपल लिख लो। चलो, अगला है हमारा WIP अंडर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। WIP सर्विस प्रोवाइडर। अभी देखो आप लोगों का काम है ऑडिट करना, और आप ऑडिट करते हो साल भर जो भी पास डेटा होता है उसका। अब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में इतना दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में 31 मार्च खत्म हुआ उसके बाद आप ऑडिट कर लेते हो। पर जब बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, बिग बाजार वगैरह, तो आप हर महीने वहां पे एक बार चले जाते हो कि इस महीने क्या हुआ हमको पूरा ऑडिट कर लेने दो। तो आप मार्च एंड जब होता है ना फाइनेंशियल ईयर, तब तक के आप ऑलमोस्ट 11 महीने का चेकिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हो। अब पूरे एनुअल स्टेटमेंट्स बचे हैं पर 11 महीने की चेकिंग आपकी हो चुकी है। अब देखो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है ना बिग फोर, वहां पे ये सब चेकिंग के लिए एक आध बंदा नहीं जाता। अभी नागपुर में जब आपको कोई ऑडिट मिलेगा, छोटी मोटी कंपनी अगर कोई मिल गई ना, तो आपको एज एन आर्टिकल ही भेज देगा, जाओ आप आपका ऑडिट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। पर बड़े ऑर्गेनाइजेशन सोचो, बिग फोर के अंदर में एक बिग बाजार, एक सिंगल बिग बाजार के ऑडिट के लिए भी पहले तो एक सीनियर CA होगा जिसकी सैलरी करीब 15-1 लाख होगी, उसके अंदर में 3 जूनियर CA होंगे जिनकी सैलरी 6 से 8 लाख रुपए होती है, और उनके अंडर में आर्टिकल्स होते हैं, यानी आप लोग जिनकी सैलरी मुंबई पुणे वगैरह में 10-1 हजार रुपए होती है। तो आप ये पूरा का पूरा अगर चेन देखोगे तो आप ये समझ लो कि एक महीने के ऑडिट के पीछे 15 लाख वाली सैलरी का वाले बंदे का 1 मंथ का पैकेज कितना होगा बोलो।
बोलो बोलो। 1,25,000 रुपये बराबर। उसके बाद में 6 लाख वाले सीए, 50,000 रुपए का एक एक सीए, 3 सीए, 1.5 लाख रुपए बराबर। तो ये 1,25,000 देख लो प्लस 1.5 लाख रुपए प्लस 10,000 वाले, सपोज करो 5 आर्टिकल्स इस काम को कर रहे हैं, 10,000 रुपए महीने वाले, तो 50,000 रुपए और ऑलमोस्ट हर महीने के ऑडिट के पीछे हम 3,25,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। अब हो सकता है कि वो लोग कोई और काम भी देख रहे होंगे, हम फिलहाल अज्यूम करते हैं कि फिलहाल उन्होंने यही काम किया। ये काम उन्होंने 11 महीने किया, एक महीना 3,25,000 रुपए का खर्चा हो चुका है, 11 महीने में 35,75,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट 36 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हो, बराबर है यहाँ तक के। पर मुझे बताओ, क्या इसकी रेवेन्यू बिग बाजार आपको इमीडिएटली दे देगा? अभी नहीं देगा। बिग बाजार बोलेगा आपने ऑडिट कंप्लीट किया क्या? अरे आपका ऑडिट WIP है, बोलेगा आपने ऑडिट कंप्लीट किया क्या? आप बोलोगे नहीं, ऑडिट तो कंप्लीट होगा जब पूरे वो जो 4 स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट, P&L, नोट टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो प्रिपेयर हो गए, साइन हो गए, दैट मींस ऑडिट इज कंप्लीटेड। अभी क्या हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब इस पॉइंट पे वो बंदा आपको पैसा नहीं देगा कुछ भी। आप दूसरे तरफ से सोचो, आप रेवेन्यू आपको कुछ नहीं हुई है पर खर्चा हो गया, ये खर्चा मैं P&L में डालू कि नहीं डालू? इन्वेंट्री बता सकता हूं क्या? लॉजिकली नहीं। क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने खरीदने से मना कर दिया तो मैं किसी और को बेच दूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। सर्विस है, मैं दे चुका हूं, अब इसके आगे मैंने नहीं दिया तो वो मेरे को पैसा नहीं देगा, पैसे डूब गए। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क हमारे ऊपर ही है, ये जो भी सर्विस हमने प्रोवाइड की। खैर उसके पीछे बहुत सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट द पॉइंट इज यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास कोई टेंजिबल चीज हाथ में नहीं आ रही कि भाई तूने नहीं लिया कोई बात नहीं, मैं किसी और को दे दूंगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के? इसीलिए इसकी इन्वेंट्री नहीं दिखाई जाती बुक्स में, यहाँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक है? सो WIP सर्विस प्रोवाइडर्स आर दैट्स व्हाई एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस चैप्टर। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर की यहाँ पे बात नहीं करोगे। तीसरा पॉइंट है शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी देखो, आप सीए बने, आपका 50,000 रुपये महीने का पैकेज लगा। पहले 4-5 महीने तो मेरे को समझ में आता है कि आप फोन खरीदोगे, एकदम लेटेस्ट वाला लैपटॉप खरीदोगे, मार्केट में जो बेस्ट ब्रांड्स है उसके कपड़े खरीदोगे, बेस्ट फ्लैट में शिफ्ट हो जाओगे, सब बहुत खर्चा करोगे, माना। पर 6 महीने 7 महीने उसके बाद में आप खर्चा कर करके खुद फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। उसके बाद बताओ आप पैसों का क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट करोगे? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, FD। मुझे बताओ ये सब चीजें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपके लिए एसेट है या नहीं है? एसेट है। अच्छा बताओ क्या ये आपके लिए इन्वेंट्री है? क्या आप ऑर्डिनरीली बेचते हो? नहीं, ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। सो दे आर नोन एज इन्वेस्टमेंट्स, दे आर नॉट इन्वेंट्री। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के? तो यहाँ हम आपकी बात नहीं कर रहे, आपको एक्सक्लूजन देने की जरूरत ही नहीं थी हमको। यहाँ आप 2 तरह के लोगों की बात करो, एक होता है स्टॉक ब्रोकर और एक होता है अदर्स, जैसे कि आप लोग। अदर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स है, आपके लिए स्पेशल स्टैंडर्ड अवेलेबल है AS13, वो बताएगा आपको अकाउंटिंग कैसे करना है। पर जब हम स्टॉक ब्रोकर की बात करते हैं तो स्टॉक ब्रोकर तो ये शेयर्स ऑर्डिनरली खरीदता बेचता है, उसके लिए तो रोज का बिजनेस है, बराबर है? समझ में आया? तो उसके लिए तो ये इन्वेंट्री होना चाहिए, उसे इन्वेंट्री में कवर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री के जो वैल्यूएशन टेक्निक्स है वो शेयर्स, डिबेंचर्स को लगाना थोड़ा गलत होगा। शेयर्स बहुत वॉलेटाइल चीज होती है, आज खरीदा ऐसा हो सकता है आप आज ही आज बेच दो, हो सकता है आप 1 साल बाद बेचो। अभी आप मार्केट की हालत देखोगे तो शेयर्स ओवरऑल, यानी शेयर मार्केट वगैरह आप देखोगे तो प्राइस, सेंसेक्स, निफ्टी इतना ज्यादा गिर चुका है। आज से 1 महीने पहले आप बोल सकते हो, 1 या 2 महीने पहले 11,000 था, 11,000 से निफ्टी 10,000 पे आ चुका है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 9.09% डिक्लाइन, ऑलमोस्ट 10% डिक्लाइन। सब शेयर्स की भी हालत खराब है उस हिसाब से, सारे शेयर्स की भी वैल्यू गिर गई है। तो कोई भी बंदा जिसने आज से 1 महीने 2 महीने पहले शेयर्स खरीदा होगा वो शायद आज बेचेगा नहीं, बोल के यार मेरे को बहुत नुकसान हो चुका है तो मैं क्यों बेचूं। पॉइंट समझा? वो वेट करेगा। तो स्टॉक ब्रोकर ने भी खरीद के रखा है, बट अब इसको मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स लगाऊं, कॉस्ट मैंने कितने में खरीदा था मैं उतने पे उसको वैल्यू कर दूं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत वॉलेटाइल आइटम है, इसके लिए कुछ और मेजरमेंट टेक्निक चाहिए। और ऊपर से ये बहुत ही लिक्विड चीज है, मतलब आप शेयर मार्केट के अंदर सेंसेक्स में ऐसा एक सेल का बटन क्लिक करो वो बिक जाएगा आइटम सीधा, यानी इतना फास्ट होता है वहां पे मूवमेंट, इट इज एज गुड एज कैश।
तो उसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन देना थोड़ा सा गलत होगा। यहाँ हम स्टॉक ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं। यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम AS2, तो अब आप वैल्यूएशन कैसे करोगे? गाइडेंस नोट दिया गया है, उनको बोला गया आप AS13 के ही बेस प्रिंसिपल्स को यूज करें, ठीक है। सीए फाइनल में यही पार्ट, सिर्फ ये थर्ड पॉइंट, शेयर डिवेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आपका 30 मार्क का सिलेबस कंटेंट बन जाएगा। मतलब इसका वैल्यूएशन टेक्निक इतना डिफिकल्ट है। अभी तो आप लोगों को बहुत इजी दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस है, वहां पे वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा पूरा, ठीक है। बड़े चलो, अगला पॉइंट है प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक। इसमें और भी चीजें आएगी, मैं उसके ऊपर एक एक करके जाऊंगा। पहले हम लोग लाइव स्टॉक की बात करते हैं। लाइव स्टॉक वर्ड से कुछ समझ में आता है क्या? हाँ, जिंदा स्टॉक, एनिमल्स। अब ऐसे प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक के कुछ एग्जांपल्स दो तो। बोलो बोलो, क्या बोले? हेन्स, ठीक है। बस, हॉर्सेस, शीप्स, अरे आप कुछ भी बोलो, पाल रहे हो नहीं पाल रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, जो करना है हर चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो ना, मेरे से क्या फर्क पड़ता। बफेलो, काउस, कैमल्स, डॉग्स, कैट्स, फिश, ठीक है ना। अब देखो ये सब के सब में डील करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो बंदा होता है जो इनको पालता है, और एक वो बंदा होता है जो इनमें खरीदता बेचता है, ठीक है। तो हम इन सब को दो टुकड़ों में बांटेंगे, जो इसको बाई सेल करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, और जो इनको यूज करते हैं। हेंस मोस्टली सिर्फ बाई सेल के लिए यूज होता है। जनरली कोई सिर्फ पाल के रखता है ऐसे बहुत कम रहेंगे जो हेन सिर्फ पाल के रखते हैं, ठीक है। बाकी हॉर्सेस आप देख सकते हो कि एक बंदा होता है जो घोड़े खरीदते बेचते हैं, और जो घोड़े रखते हैं रेसेस में दौड़ाने वगैरह के लिए। फिर उसके बाद में शीप्स, कुछ लोग खरीदते बेचते हैं, कुछ लोग जो वूल के लिए शीप्स को रख के रखते हैं। बफेलोज, काउस, मिल्क प्रोडक्शन एंड बाई सेल, ठीक है। अभी जैसे अपने यहाँ पे नागपुर में आप आशीर्वाद टॉकीज की तरफ जाओ, घाट रोड सीधा सीधा, आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा, वहां पे बहुत बार बफेलोज बांधे हुए रहते हैं। वो बंदा बाई सेल करता है बफेलोज में। और बहुत सारे जगहों पे मिल्क वगैरह, आपके घर में अगर डेयरी का मिल्क आता होगा तो आप समझोगे वो लोग कौन होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए डेयरी को यूज करने के लिए रखते हैं। कैमल्स हम जानते हैं, कुछ लोग बाई सेल करते हैं, कुछ लोग रेगिस्तान वगैरह में यूज करने के लिए रखते हैं कैमल्स को। डॉग्स, कैट्स, फिशेज, डॉग, आप पेट शॉप चले जाइए, दे बाई सेल डॉग्स एंड कैट्स। और कुछ लोग कहते हैं हम लोग शौक के लिए खरीदते हैं, कुछ फैक्ट्री में सिक्योरिटी के लिए खरीद के रखते हैं। फिशेस खाने वगैरह के लिए में यूज में आती है, या डेकोरेटिव पर्पस, यूजेज पर्पस, जैसा भी बोल दो। वैसे ही एलिफेंट्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, लायंस, ये सब सर्कस भी यूज करता है, बराबर है। मुझे बताओ, जो लोग इनको यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, क्या उनके लिए ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने का पार्ट है क्या? नहीं है। सो इनको तो यहाँ पे कवर किया ही नहीं गया, उनके लिए ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। पर मैं ये नहीं लिख रहा कि ये AS10 में कवर्ड है, कि वहां भी एक्सक्लूजन का पॉइंट डाला गया है, इसलिए वहां डिस्कशन वहां पे करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं डिस्कस विथ AS10। पर जो लोग इनको प्रोड्यूस करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है? है। अब उन लोगों को तो यहाँ पे इन्वेंट्री में ले लेना चाहिए था। बट अब एक छोटी सी दिक्कत है। हेन आपने मार्केट से खरीदा, हेन ने दिया अंडा, अब अंडे से दूसरा हेन होगा, वो अंडे का कॉस्ट बताओ। हॉर्स ने दिया बच्चा, वो बच्चे का कॉस्ट बताओ। शीप ने दिया बच्चा, वो बच्चे का कॉस्ट बताओ। बफेलो ने दिया बच्चा, ये सब बच्चे देंगे ना, वो बच्चा होने का कॉस्ट बताओ। वो तो खरीदने का हो गया ना, वो तो एक ऑलरेडी एक एसेट है। अब उससे बच्चा हुआ तो ये एसेट मर गया क्या? नहीं, एसेट एग्जिस्ट कर रहा है। मैं बच्चे का कॉस्ट पूछ रहा हूं। अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजे पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना, अपने लिए दिक्कत ये है। तो इसीलिए इनका इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक्सक्लूड कर दिया।
बोले भैया तुम यहाँ से बाहर रहो, पर उनको उन्होंने बोल दिया, देखो अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे, नहीं सेकंड लाइन ही, टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट एनआरवी, मैंने उनको बोल दिया भैया तुम एनआरवी मेजरमेंट करो, रियलाइजेबल वैल्यू मेजरमेंट करो कि इससे तुमको क्या रियलाइज होगा। अब यहाँ प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा कि आप एंटिसिपेटेड गेन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमको कॉस्ट ही नहीं पता, तो आप गेन की बात कर ही नहीं सकते हमसे, ठीक है, तो यहाँ हम प्रूडेंस नहीं लगा रहे। दे आर मेजर्ड एट एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, बट उसके आगे लिख लेना एक्सक्लूडेड फ्रॉम AS2। किसके बाद? प्रोड्यूस। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्कस विद AS10। बड़े एग्रीकल्चर की बात कीजिए, राइस, मेज, बार्ली, कॉर्न, कुछ भी बोल दो, कॉर्न यानी मेज ही हो गया ना, ठीक है, वीट। अब ये दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चरिस्ट और एक उसके आगे के लोग होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा। जो इनको बनाता है उसके लिए कॉस्ट बताओ। एक किसान के लिए राइस को ग्रो करने की कॉस्ट क्या होगी बताओ। ऐसे कॉस्ट नहीं बता सकते, वो तो एनआरबी हो गया। लेबर का कॉस्ट बता दोगे, सीड्स का कॉस्ट बता दोगे। हाँ हाँ हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में कि वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब पानी जब बरसेगा, वेदर कंडीशन जैसी रहेगी उसके हिसाब से वो ग्रो होता रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस सीड लगाएंगे और ध्यान देंगे, हम और कुछ नहीं करने वाले। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो लगेगा सब कुछ डाल देंगे, बट एवरीथिंग इज वेदर डिपेंडेंट। तो कॉस्ट बताना बहुत दिक्कत हो जाता है। और कॉस्ट सिर्फ इनकी नहीं रहती है, कॉस्ट सिक्योरिटी की भी रहती है कि आजू बाजू फेंसिंग लगाया हुआ है तो फेंसिंग का भी कॉस्ट रहता है, पर कोई जानवर आ गया खा लिया, कुछ खेत का कुछ पार्ट सड़ गया खराब हो गया, ये सब चीजें नॉर्मल है। अब इसमें नॉर्मल लॉस क्या, एब नॉर्मल लॉस क्या, ये सब चीजें बताना बहुत मुश्किल है। जहां आप कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो वहां मैं एएस के कंसेप्ट नहीं लगा सकता, बहुत दिक्कत वाली बात है। इसीलिए उनको एक्सक्लूड किया गया, सो दे आर एक्सक्लूडेड। बट इनको भी बोला गया कि तुम चाहो तो एनआरवी वैल्यूएशन करो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे मेजरमेंट करो। पर इनसे जो लोग खरीदते हैं, होलसेलर बोल दो, कमीशन एजेंट बोल दो, रिटेलर बोल दो, उनको तो उनका कॉस्ट पता है ना, दे आर नॉट एक्सक्लूडेड। सिर्फ प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, नॉट एक्सक्लूडेड। उनके लिए भी इन्वेंट्री है ना। बड़े फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये जो फर्नीचर वगैरह सब होता है ना, ये बनाने के लिए आपको लकड़ा लगता है, और ये लकड़े के लिए बहुत सारे लोग टीक फार्म्स ग्रो करते हैं, टीक का बनता है मोस्टली, ठीक है, तो उसके लिए ग्रो करते हैं। तो एक होता है इसका प्रोड्यूसर,
और एक होता है इसका डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मेरे पास जमीन है, मैं क्या करूंगा, वहां पे लकड़ी के लिए झाड़ उगाना शुरू करूंगा। मेरे लिए ये मेरी इन्वेंट्री है या नहीं बताओ? एक झाड़ को उगने में कितना टाइम लगेगा? पूरा लकड़ा बनने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम का कोई डेफिनेशन है? नहीं है। 2 साल? बोलो बोलो। 5 to 10 ईयर्स। टीक को 15 ईयर्स लगते हैं स्पेसिफिकली। टीक वैसे तो 5 साल का भी टीक सफिशिएंट होता है, बट एक अच्छा लॉग चाहिए तो 15 साल। बराबर है। अब ये बंदा 15 साल तक होल्ड करके बैठा है, उसके बाद में इसको बेच देगा। ये इन्वेंट्री है उसके लिए। ऑर्डिनरी कोर्स में बेचता है कि नहीं बेचता? काम तो यही है। तो क्या ऑर्डिनरी कोर्स से 12 महीने के अंदर खरीदी बिक्री ऐसा कहीं है क्या दिया हुआ? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ऑर्डिनरी कोर्स कैन बी मोर देन 1 ईयर ऑल्सो, इट कैन बी 15 ईयर्स ऑल्सो, इट डजेंट मैटर। हमारा काम ही यही है। समझे? ये इन्वेंट्री है। पर अब इसका मेजरमेंट कैसे करोगे? बताओ। झाड़ उगाने के लिए क्या किया आपने? लकड़ा बनाने के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं। फिर छोड़ दिया सिक्योरिटी के ऊपर है, एनवायरमेंट के बेसिस पर बढ़ता चला गया। आप सिर्फ सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे थे। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये जो चीज है ना कहीं कुछ और चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, और 15 साल तक उसकी कॉस्टिंग निकालना इतना आसान नहीं है। इंटरेस्ट भी लग रहा है एक तरह से। तो इसीलिए इनको भी यहां से एक्सक्लूड किया गया। बट यू कैन मेजर इट एट एनआरबी। बट देर आर पीपल जो उनसे ये खरीदते हैं। देखो कैसे होता है खरीदी। जब 15 साल बाद झाड़ रेडी हो जाता है ना, हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं, भैया तू आ, तेको मैंने पूरा जंगल बेच दिया। मतलब जमीन नहीं बेची, उसके ऊपर का जंगल बेच दिया। तू आ, तेरी गाड़ी लेके आ, झाड़ तू ही काट और तू ही अपने साथ लेके जा। वो इसीलिए करते हैं कि आप कोई झाड़ काट रहे हो, उसके कारण दूसरा झाड़, अगर मतलब झाड़ काटना आसान नहीं है ना, एक झाड़ काटने का दूसरे झाड़ के ऊपर गिर गया, वो खराब हो गया तो इसीलिए हम उसको पूरा जंगल बेच देते हैं। मतलब भैया काट भी तू ही, मेरा कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो आते हैं, वो पूरा काटते हैं और लेके चले जाते हैं। दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर्स। लंबर डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, ठीक है ना? तो कहीं भी वर्ड लंबर यूज हुआ ना तो ध्यान रखना झाड़ के टुकड़े की बात हो रही है यहाँ पे। अब बताओ इस बंदे का AS2 में कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपन ने? इसका कॉस्ट बता सकते हो क्या आप? इसका बता सकते हो क्योंकि इसने तो सीधा सीधा पैसा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दे आर नॉट एक्सक्लूडेड। बड़े मिनरल ऑयल्स और गैसेस, ये भी प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री है। ठीक है। नेचुरल गैसेस वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। प्रोड्यूसर और इसके बायर होते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते। ऑयल नॉन रिन्यूएबल होता है, पढ़ा है ना आपने? रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल नहीं पता? रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। देखो रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू नहीं हो सकता। ऑयल आपने यूज कर लिया, निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, यूज कर लिया, वापस आप प्रोड्यूस कर सकते हो क्या ऑयल? आप नहीं कर सकते। और गैसेस, ये सब आपके ताकत में नहीं है कि आप प्रोड्यूस कर सको। क्लियर है यहाँ तक? दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हो इनको। आपने एक जगह खरीदी, वहां ऑयल है, ओर है, गैसेस है, और आपके पास एक्सट्रैक्शन राइट्स है, आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपके लिए इन्वेंट्री है या नहीं है? तो बताओ उसकी कॉस्ट कितनी है? आपने एक जमीन खरीदी, उसके नीचे ऑयल है, आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो और बेचते हो। कॉस्ट बताओ ऑयल का। वो सर्टेन नहीं है। एक तो ऑयल अंदर है कितना, और जो खरीदा वो तो जमीन है। एक्सट्रैक्शन राइट्स के पैसे दिए होंगे, पर वो राइट के अगेंस्ट कितना ऑयल मिलने वाला है वो भी नहीं मालूम। जनरली गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि आप इतना टन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पर ठीक है, कभी कभी उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, चीजें हो सकती है। तो वी आर नॉट श्योर। सेम प्रॉब्लम, इसीलिए एक्सक्लूड कर दिया। यू कैन मेजर इट एट एनआरबी। बट व्हाट अबाउट द बायर? कुछ लोग ये पेट्रोल, ये HPCL, BPCL, ये तो खरीदते हैं ना, डीलर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, ये कॉस्ट नहीं बता सकते क्या? बता सकते हैं, इनको मालूम है, तो दे आर नॉट एक्सक्लूडेड। तो जब एक्सक्लूजन बोला जाता है ना, तो ध्यान रखो किसको एक्सक्लूड किया और किसको नहीं किया। जिसको एक्सक्लूड किया उसको बोल दिया तू NRV मेजरमेंट कर, ये भी ध्यान में रखना।
और सबको नहीं बोला, सिर्फ प्रोड्यूसर्स के केस में आपको दिख रहा है ये। उसके पहले सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह को एनआरवी नहीं बोला है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्री। अब वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हो, उन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ तक के पूरा का पूरा क्लियर है क्या आप लोगों को? यहाँ तक के अपन ने एक्सक्लूजन्स वगैरह सब कवर कर लिया।